देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हमने स्टडी किया था इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स क्या थे? इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जिनका कलर चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which color changes whose color changes in the presence of acid or bases। ओके और इंडिकेटर्स को हमने क्लासिफाई किया था। 3-4 तरह के इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि लिटमस। जो लिटमस है वो लाइकेन प्लांट से बनाया जाता है, लाइकेन प्लांट के एक्सट्रैक्शन से बनाया जाता है और ये पर्पल कलर की डाई होती है। इसके बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पेपर की फॉर्म में। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिटमस पेपर कैसे बनाए जाते हैं, कि लिटमस पेपर का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि जो लिटमस था वो 2 कलर्स में आता है, 2 कलर के पेपर्स में आता है, पेपर्स की फॉर्म में आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस को यूज कर सकते हैं बेस को टेस्ट करने के लिए और ब्लू लिटमस को यूज कर सकते हैं एसिड को टेस्ट करने के लिए। तो अगर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है दैट इज एसिड, दैट इज we are putting this paper in the acidic solution। और अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। ओके इसके बाद में हमने स्टडी किया था मैथिल ऑरेंज को। देखिए मैथिल ऑरेंज एक सब्सटेंस होता है जिसका फॉर्मूला था C14H14N3NaO3S। C14H14N3NaO3S। दिस इज मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज 2 कलर देगा, एक कलर एसिड में और दूसरा कलर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। एसिड सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो होगा रेड और बेसिक सॉल्यूशन में होगा येलो। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इसका कलर होगा येलो। तो ये था मिथाइल ऑरेंज के बारे में, मैथिल ऑरेंज के बारे में। नेक्स्ट आपने स्टडी किया था फिनोक्सिलिन को। फिनोक्सिलिन, ये जो फिनोक्सिलिन था ये एसिडिक सॉल्यूशन में था कलरलेस। और बेसिक सॉल्यूशन में आई थिंक ये था पिंक कलर। यस इट इज ऑफ पिंक कलर। और ये बेसिक सॉल्यूशन के अंदर था पिंक कलर। तो ये सब एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि फिनोक्सिलिन क्या था, मैथिल ऑरेंज क्या था और किस तरह से इनके कलर चेंजेस होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ इंडिकेटर ऐसे स्टडी किए थे जो नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि टर्मरिक, हाइड्रेंजिया। इसके अलावा हमने स्टडी किया था इसके अंदर 1-2 और भी स्टडी किए थे, जैसे कि चाइना रोज। चाइना रोज की जो पेटल्स हैं उनका यूज किया जा सकता है इंडिकेटर्स के तौर पे, क्योंकि वो भी कलर चेंज करती है एसिड और बेस के अंदर। और उसके क्या क्या कलर थे वो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किए थे सारे के सारे। और इसके बाद मैंने आपको बताए थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का मीनिंग था विच इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से रिलेटेड, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स थे उनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि वैनिला एक्सट्रैक्ट, क्लॉव का मतलब लौंग होता है। और इसके साथ साथ एक हमारे पास और इंडिकेटर था विच इज अनियन एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट एंड क्लॉव, ये तीनों की जो स्मेल है वो एसिड के अंदर डिटेक्ट हो सकती है। और बेसिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे तो इसकी स्मेल डिटेक्ट होनी बंद हो जाएगी। तो अगर अनियन की स्मेल आ रही है, क्लॉव की स्मेल आ रही है या वैनिला की जो स्मेल है आप उसको सेंस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर उनकी स्मेल्स जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम सेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स का यूज करके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ओके तो अब हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में। देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने जो भी मटेरियल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसिड्स के अंदर, बेसिस के अंदर, और कुछ जो मटेरियल्स हैं उनको हमने सॉल्ट बोला।
सॉल्ट बोलने का क्या रीजन है वो हम सॉल्ट में डिस्कस करेंगे कि इनका नाम सॉल्ट क्यों बोला जाता है। तो अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसिड। देखिए एसिड्स की आप ये प्रॉपर्टीज मान लीजिए या आप इनको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। नेक्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है जिसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि हाइड्रोजन तो बहुत सारे सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सारे सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसके बारे में फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है बेस को। इट कैन न्यूट्रलाइजेस अ बेस। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एसिड की है। एसिड का जो टेस्ट है वो सॉर है। इसके अलावा जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी भी बेस को। ठीक है, और ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन तो बहुत सारे सब्सटेंसेस में प्रेजेंट है, जैसे कि ग्लूकोज आप पढ़ते हैं C6H12O6, एल्कोहल को स्टडी करते हैं हम लोग C2H5OH, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं इसको। तो इनमें भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट आएगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की। अब हम बात करेंगे इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। So I am writing the first chemical property. Chemical properties of acid. Yes, property first. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, मेटल रिएक्ट विद एसिड, या ऐसा बोल सकते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट को मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ कि जो एसिड्स होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स के साथ। तो जो एसिड है, अच्छा सबसे पहले मैं सॉलिड को लिखना चाहूंगा, मेटल प्लस एसिड, द फॉर्मूला इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन को आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए मेटल, कोई भी मेटल का यूज कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने जिंक मेटल को लिया और एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं HCl, तो सॉल्ट बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसको H2 से लिखा जाएगा। अब ये ZnCl2 क्यों लिखा, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि जो जिंक है उसकी वैलेंसी होती है +2 और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी होती है -1। तो +2 -1 ये बैलेंस नहीं होगा, नेट चार्ज इसका 0 नहीं आएगा। तो हमें ऐसा कंपाउंड बनाना होगा जिसका नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन आएंगे, तो ये Zn+2 2 क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं Cl- को। तो इस तरह से +2 चार्ज है Zn पर और Cl-1 Cl-1, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। +2 - 2 नेट चार्ज इज
0। तो इस तरह से ये कंपाउंड बना होगा नेचर में, तो इस तरह से ये कंपाउंड नेचर में बना होगा। अब देखिए इसी तरह की और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं, और एक एक्टिविटी भी आपकी बुक में गिवन है इससे रिलेटेड। बोलता है कि हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, ये कैसे पता लगेगा, टेस्ट कर लेंगे भैया। और कैसे पता लगेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, मेटल भी चेंज कर देते हैं और एसिड को भी चेंज कर देते हैं। तो मेटल मैंने लिया सोडियम और एसिड मैंने लिया H2SO4। अब कौन बताएगा क्या कंपाउंड बनेंगे? करण गुप्ता। सर Na2SO4 प्लस H2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में इसमें लिखना चाहूंगा Zn प्लस H2SO4, ये केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं। और इसमें क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल का यूज कर सकते हैं और किसी भी एसिड का यूज कर सकते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। अब कोई और एसिड लेते हैं, तीसरे टाइप का एसिड नाइट्रिक एसिड भी ले लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड भी ये केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिए। मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे सोडियम को, और नाइट्रिक एसिड इज HNO3। The salt will be formed NaNO3 and H2 हाइड्रोजन गैस। देखिए इस केमिकल रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए। कौन सॉर्ट आउट करेगा इस प्रॉब्लम को? रेज योर हैंड। यस, रोनित करेंगे सॉर्ट आउट। रोनित। मिस्टर रोनित। Sir, good morning. Sir, this equation is not balanced yet. गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी बताइए, तो बैलेंस कैसे करें? सर HNO3 के पीछे मतलब आगे 2 लगाना है, क्योंकि H2 है अपने प्रोडक्ट में। ओके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और अब Na के आगे N, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और देखिए इसमें ये NO3 आपने 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी NO3 कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। के आगे भी 2 लगेगा, और सिंपल रिएक्टेंट Na में भी लगेगा। ठीक है, देखिए अब बैलेंस होगी रौनक। यस। ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड का यूज करके और किसी भी मेटल का यूज करके केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। मेटल को चेंज कर सकते हैं, पोटेशियम यूज कर सकते हैं, सोडियम यूज कर सकते हैं, लिथियम भी यूज कर सकते हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल है लिथियम। तो इसी तरह से अलग अलग तरह की मेटल्स को यूज करके और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स को यूज करके हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, और उसमें हमें पता है एक सॉल्ट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब बात ये आती है कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, बोलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये आप कैसे टेस्ट करके बताएंगे, ये आप कैसे टेस्ट करके बताएंगे? तो भैया टेस्ट करके बताते हैं। देखिए ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, जिंक को किसमें डाला जाएगा, H2SO4 में ऐड किया जाएगा और जिंक सल्फेट बनेगा, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होगी, इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, कुछ डायग्राम्स चाहिए होंगे। सबसे पहले एक स्टैंड का यूज करेंगे, वी नीड अ स्टैंड टू सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब। एक स्टैंड का यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब को लगाने के लिए। तो मैंने ये एक स्टैंड बनाया, आयरन स्टैंड, एंड हियर दीज आर द क्लैम्प, ये क्लैम्प का यूज होगा। और यहाँ पर एक रोड आएगी, इस रोड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब को ऐसा सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, कर दिया सस्पेंड हमने।
और ये इस तरह से डायग्राम हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ द आयरन स्टैंड एंड टेस्ट ट्यूब। दो ही चीजें बनाई हैं अभी तो मैंने। दिस इज आयरन स्टैंड and this one is the test tube. In this test tube, H2SO4 is sulfuric acid is there, and we are pouring some zinc granules. We are adding some zinc granules. कुछ zinc granule इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग। ओके अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ये ऊपर की तरफ राइज होगी हाइड्रोजन गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस को एस्केप नहीं होने देना है। फिर टेस्ट कैसे करेंगे? अगर ये इस टेस्ट ट्यूब में से एस्केप हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो टेस्ट करने के लिए हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं रबर कॉर्क का। यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगाएंगे और उस रबर कॉर्क में होल ड्रिल करेंगे, ड्रिल मशीन से होल ड्रिल करके यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब को फिक्स कर देंगे इस तरह से। ये एक डिलीवरी ट्यूब को फिक्स किया और आगे जाकर के इस डिलीवरी ट्यूब का जो एंड है वो हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे एक सॉफ्ट सोल्यूशन वाले बीकर में, इसको प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर में क्या फिल कर देंगे, this beaker is having soft solution। ये बीकर क्या कंटेन करता है? इसके अंदर है सॉफ्ट सॉल्यूशन। ओके तो यहाँ से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इसमें से ऐसा पास आउट होगी और आगे जाकर के यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे। सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालें तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएगी, सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये बबल्स राइज होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा। सो दिस ग्लास बबल्स आर राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग क्या लेकर के आएंगे? यहाँ पर एक बर्निंग कैंडल का यूज करेंगे। सो व्हेन एवर वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द बबल ऑफ द सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन के बबल के पास जैसे ही लेकर के आएंगे, ये बबल ऐसा एक्सप्लोड हो जाएगा, ये ऐसा ब्लास्ट करेगा, लिटिल एक्सप्लोजन होंगे, छोटे छोटे एक्सप्लोजन होंगे और कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड। पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इट मींस दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो ये कंप्लीट इसका अरेंजमेंट था और कुछ बच्चों ने इसका डायग्राम भी बहुत अच्छा बनाया था। मैंने आपकी नोटबुक्स देखी हैं, आपके नोट्स देखे हैं जो आपने PDF फाइल्स भेजी हैं, वो डायग्राम्स भी बहुत अच्छे थे। ओके अब सुनिए, ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें हमने बताया कि मेटल एसिड से रिएक्शन करता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल। जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने ये देखा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। ओके अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनिए, जैसे कि सोर फूड मटेरियल्स होते हैं, पिकल्स, अचार होते हैं, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जिसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये जो सोर टेस्ट वाले जो फूड मटेरियल्स हैं, फूड स्टफ हैं, इनको हम लोग मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते। इनको हम लोग मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते। मेटल कंटेनर्स में स्टोर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये इनके अंदर ये जो भी फूड मटेरियल्स हैं, इन फूड मटेरियल्स के अंदर एसिड्स होते हैं। अगर इनका टेस्ट स्टोर है तो जरूर इसमें एसिड्स होंगे और वो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉल्ट तो बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, नो डाउट। तो जैसे ही हम लोग कंटेनर ओपन करेंगे, हाइड्रोजन गैस तो उसमें से निकल जाएगी, लेकिन सॉल्ट उसमें बना रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई फूड स्टफ था, उसने मेटल के साथ, हमने कॉपर कंटेनर के अंदर कॉपर का एक कंटेनर लिया और उसमें फूड मटेरियल को डाल दिया। अब कॉपर कंटेनर था और जो भी हमने फूड मटेरियल था उसके अंदर कोई एसिड था, तो उसके कारण से यहाँ पर कोई सॉल्ट बनेगा, जैसे कॉपर क्लोराइड बन गया। तो उनके क्या है,
साइड इफेक्ट्स हैं ह्यूमंस के ऊपर। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफेक्ट ये है कि स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ सॉल्ट जो है वो लीवर को इफेक्ट करते हैं, कुछ सॉल्ट जो है रेस्पिरेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ह्यूमंस के लिए सारे सॉल्ट जो है वो क्या नहीं है, वो ईटेबल नहीं है, खाने लायक नहीं है सारे के सारे सॉल्ट। ठीक है, कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो हम लोग खा सकते हैं, लेकिन सारे सभी सॉल्ट्स को हम लोग क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। ओके, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। और कुछ इंपॉर्टेंट बात ये थी जो मैंने नोट में लिखवाई थी आपको कि फूड स्टफ को, जो फूड स्टफ स्टोर होते हैं, जो फूड स्टफ स्टोर होते हैं खट्टे होते हैं, उनको हम लोग मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वो जो एसिड प्रेजेंट होंगे फूड मटेरियल में वो मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और वो जो सॉल्ट होगा, हो सकता है वो सॉल्ट ह्यूमन के लिए क्या ना हो, फिट ना हो, अब उसको खा लें और बीमार पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी जब भी फूड मटेरियल को उसकी पैकेजिंग करती है तो उसमें इस बात का ध्यान रखती है कि मेटल कंटेनर्स में उसको स्टोर नहीं किया जाए। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए एसिड किसके के साथ रिएक्ट कर सकता है? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। सेकंड, और किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? मेटल हाइड्रोजन कार्बन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से? सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी 3 प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जनरल फॉर्मूलाज है। अगर आपको ये आते हैं तो आप केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं। बाद में बैलेंस करना आपको आता है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है केमिकल रिएक्शन को। ओके, अब इसके एग्जांपल्स देखिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का नाम आपको पता होना चाहिए। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं, दोनों का एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखिए, मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो किसी भी कार्बोनेट को आप यूज कर सकते हैं। एंड एसिड आप यूज कर सकते हैं, H2SO4 एसिड यूज करेंगे या HCl एसिड भी यूज कर सकते हैं। चलो पहले मैं HCl से बता देता हूँ दोनों केमिकल रिएक्शन। और सॉल्ट कौन सा बनेगा? सॉल्ट इज NaCl एंड वाटर एंड CO2। ये केमिकल रिएक्शन है। एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मिंग सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस किस तरह से किया जाएगा, इसमें सिर्फ यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सोडियम रिएक्शन से पहले 2 थे, रिएक्शन के बाद भी 2 होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी फिर 2 हो जाएंगे जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर क्लोरीन रिएक्शन के बाद में 2 है तो रिएक्शन से पहले भी 2 होने चाहिए थे, तो HCl को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So this is the chemical reaction in which acid is reacting with metal carbonate. अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, it is also reacting with HCl. It is also reacting with HCl and forming, this is forming a salt NaCl and water and CO2. इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 2 थे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 2 हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन 2, कार्बन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 3, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन 2 + 1 3 ऑक्सीजन आर दिस। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ
या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके बताते हैं आपको, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर हम मटेरियल बदल देते हैं, CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इट इज रिएक्टिंग विद HCl, इट इज रिएक्टिंग विद HCl। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है और +2 चार्ज आता है, इससे Ca+2 लिखा जाता है इसको। तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आप कोई भी मेटल कार्बोनेट यूज कर सकते हैं और किसी भी एसिड का यूज कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसका जनरल फॉर्मूला पता है। इन ऑल द केमिकल रिएक्शंस 3 products are formed. First one is salt, second is water, and third is carbon dioxide. And third one is carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। और उसमें स्पेशलिटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, एक इंपॉर्टेंट बात भी उसके अंदर आएगी कि अगर हम एक्सेस CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइम वाटर का। तो लाइम वाटर से रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शन है वो हम कल देखेंगे या अभी देखना पसंद करेंगे। ओके, देयर आर 6 minutes लेफ्ट, so we can see now how we can test the carbon dioxide. I am not explaining any property, we just want to test the carbon dioxide. We know that we need calcium hydroxide, aqueous solution of calcium hydroxide, AQ, aqueous solution of calcium hydroxide, which is known as lime water. ये lime water बोला जाता है इसको। And when we are flowing carbon dioxide gas in this lime water, then it will turn milky. ये कैसा हो जाता है, ये मिल्की हो जाता है। उसका रीजन क्या है, मिल्की होने का रीजन है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2O के अंदर ये फॉर्म होगा, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ये लिक्विड है। दिस इज प्रेसिपिटेट, व्हाइट PTT। अब ध्यान से सुनिए केमिकल रिएक्शन को, जैसे कि अपने यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल कर दिया, हमने फिल कर दिया लाइम वाटर। दिस इज हैविंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, और यहाँ पर एक रबर कॉर्क लगा रखे हैं। रबर कॉर्क के बीच में से एक ट्यूब को पास किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सी गैस पास करेंगे, इसमें CO2 गैस को पास करेंगे। ये टेस्ट ट्यूब ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, और उस केमिकल रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो CO2 गैस जैसे ही इसके अंदर आएगी, यहाँ पर यहाँ तक आएगी CO2 गैस, जैसे ही इसमें आएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, आप देखेंगे ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब कैसी हो चुकी है, इट टर्न्स मिल्की। ये पूरी टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाएगी, इट टर्न्स मिल्की। ये मिल्की हो जाएगी, व्हाइट कलर का हो जाएगा इसके अंदर सारा सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना, इस वजह से ये मिल्की हो गई। अब मैंने इसमें CO2 गैस को पास करना बंद नहीं किया, मैं अभी भी इसमें CO2 गैस को डालता जा रहा हूँ। तो आगे देखिए आगे क्या केमिकल रिएक्शन होगी। अब आपको बताइए इस टेस्ट ट्यूब में क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है इसमें, इसीलिए तो ये मिल्की हुआ। और इसमें क्या था, और इसमें था वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट था, वाटर था, और अभी भी हम लोग क्या पास करते जा रहे हैं, इसमें CO2 गैस को पास करते जा रहे हैं। CO2 गैस को पास करते जाएंगे तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा विच इज CaHCO3 होल पॉइंट, और ये किस फॉर्म में बनेगा, एक्वेस फॉर्म में बनेगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कैसा होता है? इट इज कलरलेस। इट इज कलरलेस। ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो फिर से सुन लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर को यूज कर रहे हैं CO2 को टेस्ट करने के लिए। तो हम जैसे ही उसमें CO2 गैस पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो जाएगा। इन दोनों का जो मिक्सचर है उसकी वजह से ये आपको टेस्ट ट्यूब मिल्की दिखाई देने लगी थी। पहले कलरलेस थी, फिर हो गई मिल्की। अब हमने इसमें CO2 कंटिन्यू पास की। अब आपको पता है इस टेस्ट ट्यूब में दो चीजें बन चुकी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इसमें बन चुके हैं। अब आप अभी भी इसके अंदर CO2 गैस को पास कर रहे हैं, तो ये तीनों के बीच में रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आप देखेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब मिल्की से व्हाइट कलर से दोबारा से कैसी हो चुकी है? फिर से कैसी हो चुकी है? कलरलेस। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कलरलेस सॉल्यूशन था और यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है वो भी कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ इस जगह पर मिल्की हुआ था, दोबारा से कलरलेस हो गया। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आता है आपके CBSE बोर्ड में? ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जब excess of CO2, when excess of CO2 gas is passed in the lime water, then what will happen? जब excess CO2, बहुत ज्यादा CO2 पास की जाएगी लाइम वाटर में तो क्या होगा? तो ये दो केमिकल रिएक्शंस होंगे, पहले मिल्की हो जाएगा, मिल्की से दोबारा कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को, एसिड की।